शेरू बलोच के इबरतनाक खात्मे के बाद जब हमारी काली पराडो फार्म हाउस के वसी और शबनम से भीगे हुए सहन में आकर रुकी तो सुबह की पहली सुनहरी और उजली किरण रात की गहरी धुंध को चीरते हुए ज़मीन पर उतर रही थी, जिसने माहौल में फैली हुई खौफ की बासी बू को एक सहर अंगेज ताजगी में बदल दिया था। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि ये कहानी किस तरह बदल रही है। ये कहानी यही नावल असल है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही मेरी थकी हुई और बारूद के धुएं से अटी हुई आंखें सीधी लाउंज के इस बड़े शीशे के दरवाजे की तरफ उठीं, जहां महरी रात भर जागने के बाद अब भी अकेली खड़ी सदमे और उम्मीद के बीच हचकोले खा रही थी। और जैसे ही इसने मुझे सही सलामत गाड़ी से बाहर निकलते देखा, इसके चेहरे पर फैली मर्दनी एकदम गायब हो गई और वो अपने दुपट्टे को संभालती हुई दीवानावार बाहर की तरफ दौड़ी। सुलेमान और चौधरी शादी ने खामोशी से मुझे देखा और एक मानी खैज मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त यासर को किसी दाद या तहसीन की नहीं बल्कि अपनी महरी की ज़रूरत है। महरी सहन के वस्त में आकर यकदम रुक गई। इसकी सांसें धूकनी की तरह चल रही थी और वो मेरी आस्तीन पर लगे खून और चेहरे की थकन को देखकर एक बार फिर सिसक उठी। लेकिन मैंने बिना एक पल ज़ाया किए आगे बढ़कर इसका कांपता हुआ वजूद अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में ले लिया, जिससे इसका सारा ज़ब्त एक बार फिर आंसुओं की शक्ल में मेरी छाती पर बह निकला। और इसने धीमी आवाज़ में रुखसत होती हुई सांसों के साथ कहा कि यासर, खुदा का शुक्र है आप वापस आ गए। मैंने रात भर हर सजदे में सिर्फ आपकी ज़िंदगी मांगी थी। मैंने इसके सर पर अपना हाथ रख कर इसे अपने दिल की धड़कन सुनाई, जो अब बिल्कुल पुरसकून हो चुकी थी, क्योंकि इस शहर से चौधरियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले आखिरी दरिंदे का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका था। और अब महरी का ये मुहाफिज इसके सामने एक नाकाबिले तस्खीर चट्टान बनकर खड़ा था। प्यारे दोस्तों, ये नावल आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। जब हम लाउंज के अंदर दाखिल हुए तो चौधरी शादी ने जब्बार को फ़ोन करके भट्टे पर मौजूद लाशों को कानूनी पेचीदगियों से बचाते हुए ठिकाने लगाने और आईजी पुलिस के साथ मिलकर शेरू बलोच के गैंग को एक बाकायदा पुलिस मुकाबले का रंग देने के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी अदालत या कानून हमारे रास्ते की दीवार ना बन सके। मैं महरी को सोफे पर बैठाकर इसके सामने ज़मीन पर बैठ गया और इसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए इंतहाई नरम और मोहब्बत पोश लहजे में कहा कि अब बलोचों का नामो लेवा भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहा और अब इसे इसके मासूम भाई असद को या इसकी बीमार माँ को किसी फार्म हाउस की बंदिशों में जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो खुली हवा में सर उठाकर अपने शहर वापस जा सकते हैं। महरी ने अपनी नम आलूद मगर तशक्कर से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और पहली बार इसके चेहरे पर माजी के पछतावों की जगह मेरे लिए एक लाजवाल और अटल तकैया नज़र आ रहा था। इसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर कहा कि यासर, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि आप मेरी अंधेरी ज़िंदगी के वो वाहिद चिराग हों जिसके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। शादी और सुलेमान लाउंज के दूसरे कोने में खड़े चाय के कप हाथ में लिए हमारी इस नई शुरुआत को देख रहे थे और बाहर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जैसे चौधरी यासर और महरी के एक नए महफूज और लाजवाल मुस्तकबिल की गवाही दे रहा हो। यासर में अब नफ़रत और इंतकाम की कोई जगह बाकी नहीं थी बची थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वफा का एक लामतनाही सफ़र था जो हमारे सामने फैला हुआ था। जब ज़िंदगी अपने आम दायरे पर चल रही थी और शेख यासर अपने ख़ानदानी वक़ार, कारोबार और रोज़मर्रा के मामलात में उलझा हुआ था, तभी अचानक फ़ज़ा में एक ऐसी पुरअसरार और मोहलिक और लाइलाज वबा ने इस पूरे शहर और दुनिया को अपने खूनी हिसार में ले लिया, जिसका तोड़ दुनिया के किसी साइंसदान या डॉक्टर के पास नहीं था। ये कोई आम वायरस नहीं था, बल्कि कुदरत की तरफ से नाज़िल होने वाली एक ऐसी नागहानी आफत थी जिसने देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर हंसते बसते शहरों को सुनसान कब्रिस्तानों में बदल दिया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ और मौत का राज हो गया। शेख यासर, जो हमेशा अपने तेज़ दिमाग, दौलत और असर
रसूख से बड़े बड़े तूफान का रुख मोड़ देता था। इस बार कुदरत के इस कहर के सामने खुद को बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि इसके सामने इसके अपने अजीज़, इसकी बरादरी के लोग और शहर की बस्तियां एक एक करके मौत की आगोश में जा रही थीं, और कोई किसी का परेशान हाल नहीं था। सूफ़ी, जो हमेशा हर मामले में सबसे आगे रहती थी और अपनी तेज़ ज़ुबान और पूरे एतमाद शख्सियत के लिए जानी जाती थी, हस्पतालों के बाहर लगी लाशों के ढेर और चारों तरफ फैली इस हौलनाक वीरानी को देखकर अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी, और इसे समझ आ गया था कि पुरानी दुनिया अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और अब कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। इस अफरा तफरी, नफसा नफसी और मौत के महीब समुंदर में अगर कोई एक ऐसी हस्ती थी जिसकी हिफाजत के लिए शेख यासर का दिल दीवाना वार धड़क रहा था, तो वो महरी थी, जो इस वबा के फैलने से पहले ही हालात के थपेड़ों का शिकार होकर तन्हा हो चुकी थी। लेकिन अब इस उजड़ी हुई दुनिया में इसकी ज़िंदगी का वाहद और आखिरी सहारा सिर्फ़ और सिर्फ शेख यासर ही बचा था, जिसने हर कीमत पर उसे ज़िंदा रखने की कसम खाई थी। प्यारे दोस्तों, ये नावल बड़ा ही बेहतरीन है और ये नावल एक नए रुख की तरफ मुड़ गया है, इसलिए आपको इस कहानी की समझ नहीं आ रही और आप कमेंट्स में बकवास, चवल, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। जब वबा का वो पहला हौलनाक और शदीद तरीन दौर ख़त्म हुआ और फ़ज़ा में फैला हुआ मौत का जहर थोड़ा कम हुआ, तो इस अजीम तबाही और मट्टी के ढेर में इस वीरान दुनिया के अंदर गिनती के चंद लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें शेख यासर, महदी और खौफ से नडाल सूफ़ी शामिल थे, जबकि बाकी सब दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब ना तो पुराने माशरे की छोटी बंदिशें बाकी रही थीं, ना दौलत की कोई अहमियत थी और ना ही कोई कानून। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था और अब एक बिल्कुल नई कहानी का आगाज़ हो रहा था, जहां हर पल बका की जंग में ही सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत बन चुकी थी। शेख यासर ने महरी का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और इस सुनसान, खामोश और मलबे में तब्दील हो चुके शहर की तरफ देखा, जहां अब ना तो कोई गाड़ियों का शोर था और ना ही इंसानों की चहल पहल। अब इन्हें इस वीराने में खुद अपनी एक नई दुनिया बसानी थी और हर कदम पर आने वाले नए और नामालूम ख़तरात का मिलकर मुकाबला करना था। सोफ़ी अब भी अपने प्यारों को खोने के सदमे और माजी की यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी, और इस बदली हुई दुनिया में इसकी मौजूदगी शेख यासर और महरी के दरमियान एक नया तनाव और जज्बाती चैलेंज पैदा कर रही थी, क्योंकि अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। शेख यासर ने अपने बचाए हुए चंद ज़रूरी वसाइल, राशन और असले को संभाला और महरी को अपने सीने से लगाकर इस मुर्दा शहर से दूर किसी ऐसी महफूज पनाहगाह की तलाश में निकल पड़ा, जहां अब ज़िंदगी की एक नई और अनोखी शुरुआत होनी थी। मगर वो इस सच्चाई से बिल्कुल बेखबर थे कि इस उजड़ी हुई दुनिया में अब सिर्फ वबा का ख़तरा नहीं, बल्कि ज़िंदा बच जाने वाले दीगर इंसानों की दरिंदगी भी इनका रास्ता रोकने के लिए अंधेरों में घात लगाई बैठी थी। प्यारे नाज़रीन, ये नावल आपको अब समझ आ गया होगा कि एक वबा आई है जिसकी वजह से सब फोत हो गए हैं, ख़त्म हो गया है और एक नई मोड़ आना शुरू हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करें और कमेंट्स में अच्छा सा कमेंट किया करें। अब आपको कहानी की समझ आनी शुरू हो गई होगी और अगली किस्तों में, एपिसोड्स में आप बेशक एंजॉय करेंगे। अगर आप देखें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और एक कहानी को नया रुख दिया है। मुझे पता है आपको ये परेशानी हो रही होगी कि ये क्या कहानी चल रही है, पहले कुछ था अब कुछ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ जानी चाहिए और आपको ये एपिसोड में सारा क्लियर हो गया है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।